नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंचे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडस के साथ व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढहने से 2 लोगों की मौत और कई लोगों के लापता होने की आशंका। नागरिक विमानन मंत्रालय ने उत्तराखंड दुर्घटना के बाद हेलीकॉप्टर संचालन के लिए सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नवाचार सुगमता और अनुसंधान सुगमता को बढ़ाने के लिए सरकार की कई महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की घोषणा की। ईरान ने इस्राएली सैन्य अभियान को रोकने के बदले संघर्ष विराम की पेशकश की। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने के खिलाफ ईरान को चेतावनी दी। और मौसम विभाग ने पश्चिमी तट पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। देश के उत्तर पश्चिम भागों और गुजरात में अगले 2 दिनों तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान का अनुमान। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में आज साइप्रस पहुंचे। हवाई अड्डे पर साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडस ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। इस दौरान लोग प्रधानमंत्री से मिलने और उनके साथ तस्वीरें लेने के लिए उत्सुक दिखे। प्रधानमंत्री साइप्रस में 2 दिन रहेंगे। पिछले 2 दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली साइप्रस यात्रा है। प्रधानमंत्री के साथ यात्रा पर गए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा भूमध्य सागर क्षेत्र के साथ भारत के संबंध सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों नेता भारत और साइप्रस के उद्यमियों के साथ व्यापार पर गोलमेज वार्ता के लिए लमेसोस जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार, निवेश, शिक्षा, डिजिटल सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेता व्यापक वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित दोपहर भोज के साथ उनकी साइप्रस यात्रा का समापन होगा। उम्मीद है कि यूरोप में भारत की पहुंच के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाने वाली इस यात्रा से 2 पुराने साझेदारों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंध और बढ़ेंगे। साइप्रस से पी राजादुरई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। महाराष्ट्र में पुणे के निकट मावल तालुका में आज इंद्रायणी नदी पर बना एक पुराना पुल ढह गया। इससे लगभग 20 से 25 पर्यटकों के नदी में डूबने की आशंका है। ये हादसा तालेगांव दाभाडे नगर के नजदीक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुंडमाला में हुआ। आज रविवार की छुट्टी होने के कारण कुंडमाला में बड़ी संख्या में पर्यटक एकत्रित हुए थे। जिस स्थान पर यह दुर्घटना घटी, वहाँ का लोहे का पुल काफी पुराना था और आशंका जताई जा रही है कि अधिक भीड़ होने के कारण यह पुल गिर गया। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ पुलिस, पीएमआरडी अग्निशमन विभाग और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमों ने घटना स्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अजित पवार ने कहा कि घटना के कारणों की पूरी जांच की जाएगी तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए माधवी कुलकर्णी, पुणे। इस हादसे में अभी तक 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। 6 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है और 38 लोगों को बचा लिया गया है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्रालय ने उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर कहा है कि हवाई सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मंत्रालय ने नागर विमानन महानिदेशालय को सख्त निर्देश दिए हैं कि मौजूदा प्रावधानों का कड़ाई से पालन और अनुशासित उड़ान संचालन सुनिश्चित किया जाए। इस दुर्घटना की जांच वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो करेगा। दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। हेलीकॉप्टर में 6 यात्री तथा चालक सवार था। नागर विमानन महानिदेशालय के अनुसार हेलीकॉप्टर आज सुबह 5:19 पर केदारनाथ से गुप्त काशी के लिए रवाना हुआ था और गौरीकुंड के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर सेवाएं 2 दिन के लिए स्थगित करने का आदेश दिया है।
बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जो हमारे डीजीसीए के मानक हैं उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी। गुजरात के अहमदाबाद विमान दुर्घटना में अब तक यात्रियों और स्थानीय निवासियों के रिश्तेदारों से खून के कुल 250 नमूने लिए गए हैं। इनमें से 62 डीएनए का मिलान हो चुका है और 35 शव मृतकों के परिजनों को सौंप दिए गए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने आज विमान दुर्घटना स्थल का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विजय रूपाणी का डीएनए मिलान हो गया है। स्वर्गीय विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार कल शाम पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। राज्य में कल सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। जिला प्रशासन ने बीमा राशि के भुगतान में सहायता के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नवाचार सुगमता और अनुसंधान सुगमता में सुधार के लिए एक नीति की घोषणा की है, जिससे देश भर के संस्थानों और वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं तथा नवाचारकों को बहुप्रतीक्षित राहत मिलेगी। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस कदम से वैज्ञानिकों का भरोसा बढ़ेगा। घोषित किए गए निर्णयों में महत्वपूर्ण ये है कि खरीद शक्ति सांस्थानिक प्रमुखों में निहित कर दी गई है, जिससे वे अब वैश्विक स्तर पर 200 करोड़ रुपए तक की निविदा को मंजूरी दे सकेंगे। सरकार ने प्रत्यक्ष खरीद की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी है। इसके अलावा विभागीय समिति के माध्यम से होने वाली खरीद को भी 1 से 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 से 25 लाख रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का भारत की विकास गाथा में महत्वपूर्ण स्थान होगा। Some of the most unexpected decisions taken, like for opening the space to the private sector, and also this year the announcement to open the nuclear sector, and the results have been miraculous. Today we are $8 billion, and the pace of ascent is so fast that the next 8-10 years we hope to grow 5 times more to $45 billion, which means that in the years to come, space economy of India is going to be a very important component of India's growth story. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। श्री शाह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में ये बात कही। मोदी जी के 11 साल में देश सुरक्षित हुआ है। ये देश के 11 राज्य में नक्सलवाद हुआ करता था। 11 साल में 11 राज्य में से नक्सलवाद अब 3 जिलों में बचा है। श्री शाह ने 60,244 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को अब दंगों के लिए नहीं बल्कि कानून के शासन के लिए जाना जाता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से गुंटूर में मुलाकात की और व्यापार, कृषि तथा राज्य विशिष्ट चिंताओं से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में तंबाकू खरीद, पाम ऑयल पर, मछली निर्यात में चुनौतियों तथा आम के गूदे पर कराधान आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज 288 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने रेवाड़ी में नवनिर्मित जेल का भी उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर योग मैराथन आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झंडी दिखाकर दौड़ रवाना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश भर में योग मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। कि हमारा युवा फिट हो और वो नशों से दूर हो। जो इस योग दिवस की थीम भी है, वो थीम एक पृथ्वी एक स्वस्थ, और हमने इस थीम के अंदर हरियाणा में जोड़ करके योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा हम मिल करके बनाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है।
ईरान ने घोषणा की है कि अगर इस्राइल उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोक देता है तो वो भी जवाबी हमले रोक देगा। शनिवार की रात और आज इस्राइल पर मिसाइलों के हमलों को ईरान ने आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। इस बीच इस्राइल का कहना है कि उसकी ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी मिसाइल क्षमता को ध्वस्त करना है। ईरान इस्राइल संघर्ष के तीसरे दिन भी आज दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल और हवाई हमले किए। इन हमलों में इस्राइल में लगभग 13 और ईरान में लगभग 80 लोगों की मृत्यु हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ईरान ने आज इजराइल के कई नगरों पर 2 अलग-अलग मिसाइली हमले किए हैं, जिसमें आम लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब तक लगभग 200 लोग घायल हुए हैं, जबकि 35 लोग लापता हैं। माना जा रहा है कि वे मलबे में दबे हुए हैं। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल के हमले जारी रहे तो और अधिक व्यापक जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इजराइल की सेना ने पिछले 40 घंटों में ईरान के ठिकानों पर 150 से अधिक हमले किए हैं, जिसमें रक्षा मंत्रालय मुख्यालय, शहरान सुविधा केंद्र सहित तेल डिपो और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े स्थल शामिल हैं। इस बीच इजराइल ने सैनिक सेंसरशिप लागू कर दी है। हमलों के कारण ईरान के दक्षिण पारस गैस क्षेत्र को आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिससे वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल आया है और व्यापक आर्थिक व्यवधान की आशंकाएं बढ़ गई हैं। ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान ने इजराइल के ऊर्जा संयंत्रों और सैन्य इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फिरोजी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अमेरिका पर हमला न करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान अमेरिका पर हमला करने की कोशिश करता है तो अमेरिका के सशस्त्र बल पूरी ताकत के साथ उसका करारा जवाब देंगे। ईरान में भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों को परामर्श दिया है कि दूतावास के साथ संपर्क में रहें और अनावश्यक आवाजाही से बचें। मौसम विभाग ने पश्चिम तट पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जैनामणि ने आकाशवाणी को बताया कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में अगले 2 दिन के दौरान आंधी तूफान और बिजली कड़कने का अनुमान है। और अब खेल खबरें। नॉर्थ मैसेडोनिया में WTT कंटेंडर स्कोप्जे टेबल टेनिस के पुरुष डबल्स में भारत के मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी उपविजेता रही है। आज फाइनल में भारतीय जोड़ी को दक्षिण कोरिया के लिम जोंग हुन और ओह जुन सुंग ने कड़े मुकाबले में हरा दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंचे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडस के साथ व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर उच्चस्तरीय वार्ता करेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढहने से 4 लोगों की मौत और कई लोगों के लापता होने की आशंका। नागरिक विमानन मंत्रालय ने उत्तराखंड दुर्घटना के बाद हेलीकॉप्टर संचालन के लिए सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नवाचार सुगमता और अनुसंधान सुगमता को बढ़ाने के लिए सरकार की कई महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।